नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड लेकिन पुराना विषय लेकर के हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। पिछले एपिसोड में हमने उनसे लॉट शेप एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत करी थी। कई बार ऐसा होता है कि दिशाओं के साथ साथ शेप लॉट का होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हर साल के अनुसार वास्तु में कहा जाता है कि ये 2022 है, 23 है, 24 है, तो हर साल का अपना जो दिशा उस पर पावरफुल होती है उसके हिसाब से एक एलिमेंट कायम होता है। 2024 का वास्तु ऐसा है कि जैसे आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल सैटर्न का साल मानते हो, तो शनि का स्वभाव कैसा है, वो गुस्से वाले हैं, उसमें एंगर है। अगर यहाँ पे सूर्य का साल है यानी कि सन का है, तो उसका नेचर क्या है, आग है। तो 2024 की एक पहचान ये भी है कि 2024 में अगर कंपैरेटिव टू ऑल अदर एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई एलिमेंट्स है तो ये फायर का साल है, ये फायर जोन है। एक बात और अहम है, लॉट का शेप जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक के हिसाब से जो अलग अलग तरह के शेप होते हैं वो अलग अलग तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम माने जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 2024 में फायर एलिमेंट जो है वो नुकसान की वजह है। अब ऐसे कितने शेप है जो फायर एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला शेप है शेरमुखी लॉट। वास्तु में शेरमुखी लॉट जिसको कहते हैं जिसका फ्रंट आगे से बड़ा हो और उसका बैक जो होता है वो कंपैरेटिव टू फ्रंट छोटा होता है। करेक्ट। तो जिन लोगों के घरों में रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में जिनकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट चाहे हो सकती है, लेकिन जो भी शेरमुखी लॉट के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी 2024 में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, वेल्थ, एनर्जी को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तु ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए रेक्टेंगुलर शेप जो होता है उसको वास्तु में अच्छा मानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से रेक्टेंगुलर शेप किसको बोलते हैं। अगर आप 14/20 की प्रॉपर्टी लेते हो, 18/22 की प्रॉपर्टी लेते हो, तो तब तक वो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप होता है। वास्तु का एक और प्रिंसिपल है कि जिसकी फ्रंट है उससे उसकी विड्थ अगर डबल या 3 गुनी ज़्यादा है या 4 टाइम्स ज़्यादा है, ऐसे लॉट के अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। आप में से बहुत से दर्शकों ने उस एपिसोड को सराहा, उसमें रुचि ली और अपना फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कार्यक्रम में पल्लवी जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, पिछला एपिसोड लोगों ने खूब सराहा और 2024 को लेकर के जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही हैं उससे भी बहुत से नए दर्शक भी जुड़े हैं। लॉट शेप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, पिछले एपिसोड की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए क्या गाइड करना चाहेंगे? यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले एपिसोड में हमने पल्लवी जी से शेरमुखी लॉट, सर्पाकार लॉट, उसके अतिरिक्त गावमुखी लॉट पर बातचीत करी थी। पल्लवी जी ने ये गाइड किया था कि इस साल जो है फायर एलिमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए। जिन जिन लोगों के घरों के आसपास ट्रांसफार्मर है उसको लेकर के जागरूक रहें, किचन यदि सही दिशा में नहीं है उसको लेकर के जागरूक रहें, और साथ ही साथ उन्होंने गाइड किया था कि आपके घर का इलेक्ट्रिकल पैनल भी कहाँ पर है उसको लेकर के भी जागरूक रहें। पल्लवी जी, इस विषय को आगे आप बढ़ाते हैं। शुक्रिया। जो साल जो एलिमेंट भारी होता है, जिसका नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और उससे रिलेटेड वास्तु दोष आपके घर में है, उससे रिलेटेड रेमेडियल चीज़ें अगर आपने घर में यूज़ की है, जैसे लास्ट टाइम हमने पिरामिड के बारे में बताया था, मेटल के विंड चाइम्स के बारे में हमने वास्तु के टिप्स के बारे में बात की थी, तो ऐसी चीज़ों को पर्टिकुलर कुछ साल तक उसका उपयोग नहीं करना चाहिए अगर आपको प्रॉपर वे से जानकारी है। तो अगर आम तौर पे अगर आपको ज़्यादा वास्तु के बारे में मालूम नहीं है, आप घर बना चुके हो, बिज़नेस बना चुके हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको जो भी अलग अलग आपके पास सोर्स या माध्यम होता है, लेकिन प्रोफेशनल की एडवाइस लेकर ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एवरी ईयर आपको सही जानकारी से आप अपने घर के वास्तु को मेंटेन कर सको। लास्ट वीक का प्रोग्राम देखने के बाद मेरे को 2 क्लाइंट ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2024 के वास्तु में फायर एलिमेंट के वास्तु दोष के बारे में 2-3 लोगों के बारे में बताया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो उनका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कई बार इन्वेस्टर वहाँ पे होते नहीं, वो कहीं और जगह पे रहते हैं। तो अगर वो शेरमुखी लॉट है या वहाँ पे नंबर 5 बना हुआ है या किसी भी वजह से वहाँ पे कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल चीज़ों की वजह से, हाई टेंशन की वजह से कोई वास्तु दोष हो, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट कैसे होगा।
एक और सवाल था कि उसमें एक से ज़्यादा पार्टनर हो तो हर एक के ऊपर इफ़ेक्ट उसका होगा कि नहीं। ये बात इसलिए आई कि जो क्लाइंट ने फ़ोन किया था वो आर्कन्जा में रहते थे। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3-4 पार्टनर्स को लेके उन्होंने वहाँ पे एक कमर्शियल प्लाजा जैसा बनाया था जिसमें अलग अलग तरह की फूड फ्रेंचाइज लगा रखी थी। पीछे एक बहुत बड़ा उस डेवलपमेंट का वहाँ पे पानी का टैंक, वाटर टैंक बना हुआ था और उसी पानी के टैंक के बराबर बाजू में एक बड़ा सा हाई टेंशन बना हुआ था। तो वहाँ पे वाटर टैंक भी था, हाई टेंशन भी था, एक नया इन्वेस्टमेंट कमर्शियल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और वो प्रोजेक्ट समहाउ फेल हो चुका था और जो इन्वेस्टर थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहे थे। तो उनको ये शो को सुन के और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पड़ा, जिन्होंने मेरे को उन्होंने पूरी बातें बताई। तो यहाँ पे मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु दोष भी इक्वली इफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि आप रेंटल कोई प्रॉपर्टी देते हो तो रेंटल में जो वहाँ पे रहता है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट 80% होगा, क्योंकि वहाँ पे उसके प्लस माइनस जो भी होते हैं नफ़े नुकसान उसको होते हैं। लेकिन जो पर्सन ओन करता है उसके ऊपर भी उसका 20% इफेक्ट होगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पे अगर टेनेंट ने पैसा नहीं दिया तो ओनर के ऊपर इफेक्ट होगा, टेनेंट ने लीगल एक्शन लिए तो ओनर के ऊपर इफेक्ट होगा, टेनेंट बहुत अच्छा है तो ऑनर खुश रहेगा, टेनेंट बहुत ही वियर्ड स्वभाव का है तो ऑनर को उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो जब प्रॉपर्टी जरिया है, जो ऑनर है उसके लिए वो प्रॉपर्टी जरिया है अपने टेनेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, ब्रिज है। टेनेंट अच्छा है तो ऑनर के ऊपर उसके अच्छे बुरे इफेक्ट होते हैं। ठीक इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट वास्तु काम करता है। कहीं पे भी जाके 3-4 पार्टनर ने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, आप वहाँ पे जाते नहीं हो, कोई और पार्टनर उसको मैनेज करता है, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होटल है और आप मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू चलाते हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे फ़ायदा होगा तो सारे इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा, उसके इन्वेस्टमेंट का राइट रिटर्न आएगा। अगर वो प्रॉपर्टी पे नुकसान होगा तो सब इन्वेस्टर को भी नुकसान होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो, आपकी खुद की हो, मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू हो, जहाँ भी आपने पैसा लगाया उसके प्लस माइनस आपके जीवन में, आप किसी भी कोने में बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, उसको इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उस भूमि पे, उस लॉट पे, उस ज़मीन पे आपका नाम चढ़ा हुआ है, उस बिज़नेस पे आपका नाम चढ़ा हुआ है। अगर ग्रुप में काम करते हैं पार्टनरशिप में तो उस पार्टनरशिप वेंचर में सभी लोगों का चार्ट जो है वो इफ़ेक्ट करता है और वहाँ पे पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन राइट होता है तो फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन रॉन्ग होता है तो नुकसान होता है। तो मेरे आर्कन्जा वाले क्लाइंट को मैंने वही, जब डिटेल में बात हुई, कंसल्टेंसी शुरू हुई, उन्होंने मेरे को उसकी डिज़ाइन भेजे तो मैंने वहाँ पे देखा कि बिल्डिंग पूरा साउथ फेसिंग था। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2023 के दिसंबर के आसपास। सम रीज़न बहुत सारे प्रोजेक्ट में डिफ़िकल्टी आई तो ख़त्म होते होते 2024 आ गया। जब इन्होंने उस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया तब तक बैंक उनसे नाराज़ हो चुकी थी, सारे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लंबा हो गया इसकी वजह से नाराज़ हो चुके थे और पूरा जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो खाली पड़ी थी, वहाँ पे उनको किराए पे कोई रेंट मिलता ही नहीं था। अब सवाल मेरे पास ये था कि इसको रेंट करे कि इसको बेच दे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हर साल में जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया वो टाइम दिशा कई बार गलत टाइम पे होती है तो प्रोजेक्ट आपका लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है। राइट टाइम पे शुरुआत होती है तो प्रोजेक्ट आपका स्मूथली चलता है। तो 2024 में जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है या कोई भी 2023 के अगस्त के बाद आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है और 2024 में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन लॉट वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, ऐसे तमाम लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट में 2024 है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट या बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला साल माना जाएगा, जो आपको आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोगों को भी 2024 में जिस दिशाओं के बारे में हमने बात की वहाँ पे अपना ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम का अभी तो आगाज़ ही हुआ था, लेकिन ये विषय इतना दिलचस्प है कि इस पर पल्लवी जी ने बहुत सारी अच्छी से विस्तृत जानकारी दी। इस विषय को आगे भी लेकर के हम हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से लॉट शेप एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इसी सीरीज का ये हमारा दूसरा एपिसोड है।
पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले एक कमर्शियल एंगल भी आ गया जिसके अंदर, और पार्टनरशिप का भी एंगल आ गया, और सबसे बड़ी बात अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाला एंगल भी आ गया, जिससे बहुत से लोग जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि लॉट शेप और वास्तु 2024 कितना और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जी पल्लवी जी, जहां हमने पिछले एपिसोड में, जैसा कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, कि 3 शेप्स के बारे में बातचीत करी थी, शेरमुखी, गौमुखी और सर्पाकार, तो उसके अतिरिक्त और क्या क्या शेप्स के बारे में हम थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए वास्तु अनुसार, और फिर अनइवन लॉट्स के बारे में भी हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे हम लगातार शेप के बारे में बात करते हैं, ठीक उसी तरह से 2024 में फायर एलिमेंट से प्रिकॉशन लेना है, कुछ दिशाओं से लेना है, कुछ नंबर से लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कुछ स्लोप वाली प्रॉपर्टी को भी लेना है। जैसे वास्तु ये कहता है कि कुछ तरह के जो एक्सटर्नल लैंड के वास्तु दोष है, जिसको हम इनऑस्पिशियस शेप के लॉट बोल सकते हैं, तो वो भी एक लॉट का प्रकार हो जाता है, जिसमें रोड लेवल से जो लॉट आपके बिलो द ग्राउंड मतलब डाउन जाते हो, आपका जहाँ पे भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रोड का लेवल है, उससे आप 2 कदम नीचे डाउन जाके जाते हो, तो जहाँ पे भी रोड लेवल से अगर आपका लॉट झुका हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी का एरिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो कोई भी हो, तो वैसे तमाम लॉट रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी 2024 है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो आपके लिए क्रिएट कर सकता है। उसमें खास करके ऐसे लॉट जो रोड लेवल से डाउन जाते हैं और जिस लॉट का जो बिगिनिंग है वो साउथ पड़ता हो, जो रोड लेवल से डाउन जाते हैं और लॉट का बिगिनिंग जो है वो वेस्ट पड़ता हो। तो वास्तुशास्त्र में एक बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि नॉर्थ हमेशा झुका होना चाहिए, साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए, ईस्ट हमेशा झुका होना चाहिए, वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में ये बातें रिवर्स हो जाएगी कि अगर साउथ आपका झुका हुआ है और सम रीज़न नॉर्थ आपका एलिवेटेड है, या वेस्ट आपका झुका हुआ है और किसी भी वजह से ईस्ट आपका एलिवेटेड है, ऐसे तमाम शेप और स्लोप के लॉट आपके लिए 2024 में और ज़्यादा नाकामयाबी और ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की वजह नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप डिस्प्यूट, फाइनेंशियल लॉस, लीगल लिटिगेशन, जो भी तरह के आप वहाँ पे काम करते हैं, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा, अगर आपके बैंक का सपोर्ट है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी आपकी गॉडफादर या सपोर्टिंग टीम है वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी। अभी इतने सालों से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे ही जनवरी शुरू हो जाता है हमें कैलकुलेशन के बारे में मालूम होता है कि इस साल कितने परेशान लॉट वाले लोग हमारे पास ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमारा रिसर्च हमें मालूम होता है कि ये साल ये दिशाओं में प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस वैसे आएंगे जो उस दिशाओं में लोग रुके हुए हैं, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन है, काम चलते हैं, लेकिन वहाँ पर आके वो टूट जाते हैं, तो वैसे ही कंसल्टिंग ज़्यादा आते हैं। तो 2024 की शुरुआत में सबसे ज़्यादा लॉट वैसे ही आने शुरू हो गए जिनके स्लोप के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखेंगे तो न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, वहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा लॉट है, क्योंकि हिली एरिया होता है। न्यू जर्सी में भी काफ़ी ऐसे लोकेशन है जो हिली एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपको अनइवन स्लोप वाले लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अनइवन स्लोप जो है वो भी 2024 में नुकसान की वजह बन जाएगा। जी पल्लवी जी, आपने एकदम से मेरे दिमाग की बात पढ़ ली कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, उसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, फ्लोरिडा में भी कुछ, पेंसिल्वेनिया खास तौर पे, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये हिली एरियाज़ पे घर हैं, उतार चढ़ाव है, और वहाँ स्लोप वाले इफेक्ट देखने को मिलता ही है। पिछले एपिसोड से लेकर के लगातार जो इस हमारे पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में जो दर्शक जुड़े हैं, वो अब रेमेडियल मेजर्स की ओर जानना चाहते हैं कि पल्लवी जी क्या किया जा सकता है, घर तो बदल नहीं सकते, क्या गाइड करेंगे? अलग अलग तरह के लोगों के लिए डिफरेंट रेमेडी मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं जिनके घरों में किसी भी वजह से फायर एलिमेंट का वास्तु दोष है, चाहे वो किचन के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिकल पैनल के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के माध्यम से हो, या हाई टेंशन के माध्यम से हो, प्रॉपर्टी के अंदर हो या बाहर हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिन प्रॉपर्टी के घरों में, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है या इम्बैलेंस है, नुकसान है, वहाँ पे वास्तु दोष है, तो उन लोगों को 2024 की सिंपल रेमेडी ये है कि आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। फायर एलिमेंट का सब्स्टिट्यूट होता है अर्थ एलिमेंट। फायर एलिमेंट का डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। तो आम तौर पे 2024 जो है वहाँ पे फायर एलिमेंट का साल माना जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, उसका उपयोग भी आपको कम करना पड़ेगा। अदरवाइज उससे भी फायर एलिमेंट है वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल में क्रिएट हो सकता है। तो 2 टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगी कि अर्थ एलिमेंट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाए। इंटीरियर डेकोरेशन जो भी तरह के आपके पास सोर्स हो, अलग अलग तरह के डेकोरेशन के माध्यम से सिंपल टिप्स अप्लाई करनी है। और वाटर एलिमेंट का उपयोग बहुत ही कम करना है। वाटर एलिमेंट में वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, कोई भी पानी का लोटा भर के जो आमतौर पे लोग सुनी सुनाए बातों से रख देते हैं। नेचुरल लैंडस्केपिंग, क्योंकि रियल प्लांट को भी पानी देना पड़ता है जो आपने इंडोर प्लांट घरों के अंदर रखा है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में फायर एलिमेंट का कोई भी वास्तु दोष हो तो 2024 में आपने अपने रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी पे वाटर एलिमेंट का प्रयोग बंद कर दीजिए और अर्थ एलिमेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा कीजिए। अर्थ एलिमेंट आप कैसे इन्हांस कर सकते हो? मार्केट में से जहाँ कहीं आपके पास ऑप्शन हो, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, सेरामिक, क्ले, पोर्सलिन का डेकोरेशन बहुत आसानी से मिल जाता है। होम डिपो, वॉलमार्ट, लॉस, जो भी आसानी से मिल जाता है। आपको जो पसंद है वो लीजिए, जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अफोर्ड कर सकते हो वैसा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई वास्तु दोष है तो ये पूरे 2024 के अनुसार पूरे घर में रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में अलग अलग तरह के कॉर्नर्स में अर्थ एलिमेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाए। उसी की तरीके से अगर किसी वजह से आपको लगता है कि लॉट का वास्तु दोष, यानी कि बाहर है, घर के अंदर नहीं है, बाहर हाई टेंशन है, बाहर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ पे भी आपको सिंपल उपाय करने के लिए स्टोन जैसे पेबल्स, पत्थर वगैरह का हम प्रयोग करते हैं बाहर के डेकोरेशन में। कई बार हम रिटर्निंग वॉल का प्रयोग करते हैं। शेप ऑफ द लॉट, अगर आपका अनइवन शेप है, शेरमुखी लॉट है, गौमुखी लॉट है लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप फैंस, वाइनल फैंस, रिटर्निंग वॉल, वुडन फैंस, इवन मेटल फैंस और लैंडस्केपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और हैज का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कई बार हम हैज की लाइन बना देते हैं ताकि बिटवीन फायर एलिमेंट और आपके लॉट में जिस कॉर्नर में वास्तु दोष है उसके बीच में एक पूरा प्रोटेक्शन वॉल बन जाए, एक पूरी वहाँ पे रेमेडी बन जाए और उसका नेगेटिव प्रभाव आपके लॉट को ना हो। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे उपाय के माध्यम से आप अपने लॉट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। शेप ऑफ द लॉट, अगर आपका शेरमुखी है तो वहाँ पे भी आप फेंसिंग की रेमेडी के थ्रू उसको फिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे सुझाव पल्लवी जी आपकी ओर से। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम जानेंगे प्रथानुसार टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, अपने पिछले और आज के एपिसोड में हम लगातार हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से लॉट शेप एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या है? 2024 में अगर आप अर्थ एलिमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन 2024 में सबसे आइडियल रेमेडी घर और बिजनेस के लिए मानी जाती है क्ले या सेरामिक के बने हुए विंड चाइम्स, जिसके अंदर कोई भी तरह के पाइप्स नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे राउंड शेप के अंदर होते हैं, सर्कुलर शेप में, हाँ, स्पाइरल शेप में होते हैं और उसको बहुत अच्छा मानते हैं। अगर आपको लगता है कि इस साल आपके घर में रिलेशनशिप डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में हाइट पे उसको हैंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस साल 2024 के अनुसार कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ से निकल रही है और किसी भी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करना चाहते हो, तो आप अपने घर या बिजनेस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इवन नंबर में विंड चाइम्स को लगा सकते हो, जिससे आपको अपनी अपॉर्चुनिटी में 2024 के हिसाब से उस एलिमेंट को वहाँ पे इन्हांस करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये दोनों रेमेडी को अप्लाई करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि इसी के साथ साथ साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में और कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तब जाके रेमेडी से आपको फ़ायदा मिलेगा। जी पल्लवी जी, कुछ गाइड ये भी कीजिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, खासतौर पे जिन लोगों की अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हैवी मशीनरी है और वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स बहुत सारे हैं और कुछ ऐसी मशीनरी जहाँ पे फायर जनरेट होता ही है, उन लोगों के लिए क्या सुझाव रहेगा?
कई बार ऐसा होता है कि जितना बड़ा कमर्शियल यूनिट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो ब्रेकर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से कई बार बहुत ज़्यादा ब्रेकर्स होते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो हर दिशा के ब्रेकर्स गलत होते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ ब्रेकर्स ऐसे होते हैं जब मल्टी ब्रेकर्स हो मतलब बहुत ज़्यादा हो तो कई बार आपको उससे फ़ायदा मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक घर विज़िट किया था, वहाँ पे उनको किसी ने वास्तु का थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स को रखा था। और ये आधी जानकारी कई बार बहुत मुश्किल में लोगों को इसलिए डालती है कि उसी इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स के पीछे उसी बेसमेंट पे वहाँ पे उन्होंने वाइन सेलर बना दिया, क्योंकि उनको किसी ने ये नहीं कहा था कि वाइन सेलर कहाँ पे होना चाहिए। तो जब मैं उनके पास गई, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वास्तु लिविंग के माध्यम से जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हमने आपका प्रोग्राम सुना, ये टिप्स को अप्लाई किया, हमने आपका प्रोग्राम सुना, ये टिप्स को अप्लाई किया, लेकिन कई बार ये नहीं देखा जाता है कि उस जगह के लिमिटेशन क्या है। जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ पे वो अप्लाई करने के लिए उस फ्लोर प्लान के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चीज़ सही है कि नहीं। तो आगे इलेक्ट्रिकल पैनल को लगाया क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के दौरान वास्तु लिविंग देखते थे, और पीछे उन्होंने वाइन सेलर बना दिया। तो मैंने कहा कि फिर भी ये इलेक्ट्रिकल पैनल आपके गलत है, क्योंकि आग और पानी एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। ये इतना बड़ा वाइन सेलर है और यहाँ पे इतने सारे वाइन का स्टॉक रखा हुआ है। ये बहुत ही कोल्ड और ठंडी जगह होती है वाइन सेलर, सबको मालूम है उसके बारे में। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल पैनल को लगा रखा है, तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये और बड़ा गहरा वास्तुदोष हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार स्ट्रक्चर क्या परमिट करता है आपको, स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उसके आसपास में क्या उसका रखरखाव है, वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रॉपर बात को समझ के अगर आप रेमेडी अप्लाई करते हो तो आपको पूरा लाभ मिलता है। पल्लवी जी, क्ले का उदाहरण बहुत अच्छा दिया और मेटल का प्रयोग नहीं करें। आपने कहा कि इस साल मेटल का तो बिल्कुल ही कुछ ना लें, फर्नीचर भी ना लें, कोई डेकोरेशन ना लें, बिल्कुल जितना हो सके। और जो लगी भी हुई चीज़ें हैं वॉल के ऊपर उनको भी निकाल लें तो अच्छा है। आपने बहुत अच्छी ये जानकारी दी। उसके अतिरिक्त कोई ऐसे सुझाव जाने अनजाने में लोग कर रहे हों, जैसे आपने कहा कि टिप्स तो सुन लेते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन का भी बात को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, क्या एडवाइस करेंगे? जैसे आज के प्रोग्राम में बहुत सारे टिप्स, एक और टिप्स मैं देना चाहूँगी कि वास्तु 2024 में अपनी लाइफ को स्मूथ और अच्छा बनाने के लिए सिंपल उपाय कीजिए कि 2024 में आपके घर और बिजनेस में कहाँ कहाँ मिरर लगे हैं उसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। 2024 में अगर आपके घर में वेस्ट वॉल पे, साउथ वॉल पे मिरर का वहाँ पे कोई भी तरह का डेकोरेशन है, मेन डोर का रिफ्लेक्शन होता हो, घर में स्टेयरकेस है और वहाँ पे मिरर का रिफ्लेक्शन होता हो, तो 2024 में जिस तरह से मेटल विंड चाइम्स को अवॉइड करना है, नेचुरल लैंडस्केपिंग को अवॉइड करना है, वाटर एलिमेंट का प्रयोग बहुत ही कम ना के बराबर करना है कुछ डायरेक्शन को छोड़ के, वैसे ही मिरर और बर्ड स्टैचू का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ताकि अगर हमें और ज़्यादा फ़ायदा बढ़ाने के छोटे छोटे टिप्स मालूम हो या ना हो, लेकिन हम नुकसान को कंट्रोल कर सके। और इस कंडीशन में अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो भी आप उसको कंट्रोल करके उसका उपाय ढूंढ पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर नहीं होगा। तो मिरर का प्रयोग ये 2024 के अनुसार कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें तो आप हमें लिख सकते हैं। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।